हेलो एवरीवन। आज आपको छठा चैप्टर स्टार्ट करना है हिंदी सेकेंड का, जो अध्याय 6 है, जो कि संज्ञा है। इसके पहले आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको का टेस्ट भी आ रहा है, तो आपको उसको रिवीजन करते रहिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा। मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते समय भी आपको बताया था, एक्सरसाइज करते समय भी, कि इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन है। तो आपको इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। तो ये जो 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं, इनकी एक्सरसाइज अच्छे से देख लीजिएगा, सारे डिफिनीसन देख लीजिएगा, और अपने क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको करवाए थे उसको पढ़ लीजिएगा। प्लस बुक को या लेसन को बार बार रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गए पिछली बातें, जो आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं उनकी बातें हो गई हैं। जो पहले आपका व्याकरण है और भाषा है, उसके बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि आपने पढ़ा, ये सब आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा तो आप सभी ने पढ़ा होगा। जहाँ तक आपका ग्रामर पोर्शन जब स्टार्ट होता है क्लास फर्स्ट से, तभी आप सबसे पहले संज्ञा पढ़ते हैं। और संज्ञा ग्रामर का एक तरह से मूल है, यहाँ से ही हम ग्रामर का स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक तो हमने भाषा, शब्द ये सब पढ़े, लेकिन संज्ञा जो है इसको बिना पढ़े भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और संज्ञा के बारे में इसलिए लगभग सभी लोग जानते हैं। संज्ञा शब्द जो है 2 शब्दों को योग से बना है, सम प्लस ज्ञा, यानी समधन ज्ञा। तो सम का अर्थ होता है भली प्रकार, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, भली प्रकार ज्ञान कराने वाला जो होता है, किसी चीज़ के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम भली प्रकार से जानते हैं जो चीज़, उसको संज्ञा कहते हैं। यानी जो पर्टिकुलर हम जानते हैं कि इसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है, अच्छी तरह से जिसके बारे में जानते हैं, वही वास्तव में संज्ञा होते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका जो लेसन है संज्ञा, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मनुष्य ने जब भाषा का आविष्कार किया, तब उसने पाया कि संसार में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं, प्राणी, स्थान आदि विद्यमान हैं। एक ही श्रेणी के होने पर भी इनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य है। इस अंतर के आधार पर यदि इन्हें अलग अलग न किया जाए, तो इनमें से किसी एक को पहचानना असंभव न सही कठिन अवश्य होता है। अपनी इस कठिनाई को दूर करने और इनकी पहचान करने के प्रयोजन से मानव को युक्त सूझी, यानी एक उपाय सूझा, इन सबको नाम प्रदान करना, अर्थात इनके नामकरण करने की। नामकरण में नामों को ही संज्ञा कहकर पुकारा जाता है। व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहकर पुकारा जाता है। ये आपका व्याकरण है। तो व्याकरण में नाम शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में नाम कहते हैं, कि उसी को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो आपने समझा कि संज्ञा की आवश्यकता क्यों पड़ी, संज्ञा का प्रयोग क्यों शुरू हुआ। तो ये संज्ञा की आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग शुरू हुआ व्याकरण में। अब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, इसका डिफिनीशन देखिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ देखिए, मैंने आपको बताया सम प्लस ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। स्थूल वस्तुओं से लेकर सूक्ष्म विचारों तक, स्थूल यानी भारी भरकम जो वस्तुएं होती हैं, उनसे लेकर सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे, जैसे विचार या भाव हमारे मन में जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन तक सबको इंगित करने के लिए नामवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नामवाची अर्थात सबका एक पर्टिकुलर नेम होता है। संसार की जितनी भी गोचर अगोचर वस्तुएं या विचारों की अवधारणाएं हैं, उन सब का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संसार में जो हमको दिखाई देती हैं, जो दृष्टिगत हैं, जो अगोचर हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं, जिनको नहीं देखते हैं, या जो विचार हैं, या जो भावनाएं या धारणाएं होती हैं हमारी, वो सबका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम हुए, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम या भावों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम क्या हैं,
यस, मनमोहन सिंह, साइना नेहवाल आदि, ये सब क्या हैं? ये व्यक्तियों के नाम हैं। फिर प्राणियों के नाम क्या हो गए? मनुष्य, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, या जो भी शेर, हाथी, जो भी आप कह लीजिए, जानवरों के नाम चूहा। वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, पुस्तक, कंप्यूटर, लैपटॉप, बेड, दरवाज़ा, डोर, जो भी कहिए, ये सब वस्तुओं के नाम हो जाते हैं। स्थानों के नाम जैसे गांव, शहर, गली, मोहल्ला, घर, विद्यालय, अस्पताल, या किसी शहर का नाम ले लीजिए, जैसे मेरठ इसमें लिखा हुआ है, गोरखपुर। भाव के नाम जैसे भाव होती है हंसी, खुशी, दया, उत्साह, हिम्मत, ये सब क्या है? ये सब भावनाएं हैं। ये सब कहीं दिखाई नहीं देती हैं। खुशी दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे अंदर भावना, हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, या आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, ये सब भावनाएं हैं, दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी इनके नाम हैं। तो ये सब संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भाव के नाम, ये क्या होते हैं? ये संज्ञा होते हैं। तो अब आपने संज्ञा का डिफिनीशन यहाँ देखा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा का इस तरह से समझा भी दिया गया है कि कैसे इन चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो आपने अभी देखा, व्यक्तियों के नाम, यही एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप समझे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, या किसी एक वस्तु का, या किसी भी स्थान का, या किसी भी वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, जिसमें वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपका नाम है सुरेश है, रमेश है, मोहन है, रवि है, कोई भी नाम है, या जैसे किसी स्थान का नाम, मान लीजिए गोरखपुर है, हिमालय है, मेरठ है, बनारस है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ है, ये सब किसी एक शहर का, अगर हम शहर कहेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, लेकिन किसी एक शहर का नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का अगर किसी एक व्यक्ति के लिए जो है, या एक स्थान के लिए है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, ये हो गए मोहन, श्याम, हरि, आदि, किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर जो नेम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। सेकंड है देशों के नाम। जैसे देश हैं, अगर हम कहेंगे सभी देशों में, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होकर जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी देश का नाम लेंगे, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, ईरान, रूस, जो भी देश का नाम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिशाओं के नाम इसी तरह से, अभी मैंने आपको यहाँ बताया, शहरों के नाम भी अगर हम किसी शहर का एक का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में आएगा। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। त्यौहार एवं उत्सवों के नाम जैसे होली, ईद, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस आदि, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर 5वां प्रकार है पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। जैसे हम अगर पुस्तक कहते हैं तो पुस्तक में कोई भी पुस्तक आ सकती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक जो है एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर हम कहेंगे रामचरितमानस, ऋग्वेद, या किसी पत्रिका का नाम लेंगे, दैनिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका, या किसी पेपर का, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, इस तरह के नाम अगर हम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर दिन व महीनों के नाम, जितने भी दिन होते हैं उनके अलग अलग जो नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे नाम हैं। या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ले लीजिए, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। फिर पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत है तो ये पर्वत जो है, बहुत से पर्वत हैं, कोई भी पर्वत उनमें से हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन अगर हम कहेंगे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, काराकोरम, इस तरह से किसी भी पहाड़ी का नाम यदि हम लेते हैं जो उसका पर्टिकुलर नेम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से नदियां हैं, नदियों की भी, सभी नदियों के अलग अलग नेम है, जैसे राप्ती है, गंगा है, यमुना, कृष्णा, कावेरी,
घाघरा, जो भी नदियाँ हैं इनके हम जब नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर हम नदियाँ कहते हैं तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई किसी भी चीज़ का जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो पर्टिकुलर किसी एक के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा हम देखेंगे, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका नाम लेने से उस प्रकार के बहुत से प्राणी हमारे दिमाग में आते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। या बहुत सी वस्तु, जैसे हम पुस्तक कह रहे हैं तो आपकी पुस्तकें, तो आपकी पुस्तक में मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, SST जो भी बुक हैं सारे आपके दिमाग में आ गए कि हमारी इतनी सारी पुस्तकें हैं, तो वो क्या हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम आपसे कहते हैं आप अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो वही बात है कि अगर किसी भी शब्द का नाम लेने से, कोई भी शब्द बोलने से एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुएं या बहुत से स्थानों या बहुत से प्राणियों, वस्तुओं का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने कहा रवि, तो ये एक बच्चे का नाम है, लेकिन अगर मैंने कहा बालक, तो बालक कोई भी बालक हो सकता है, बहुत से बालक हमारे दिमाग में आ सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैंने कहा जानवर, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक हुआ। ये घोड़ा शब्द है, घोड़ा, बहुत से घोड़े होते हैं तो जातिवाचक हो गया। मंदिर है, बहुत से मंदिर हैं हमारे देश में ही, प्रदेश में या हमारे शहर में ही ले लीजिए, तो कोई भी मंदिर है तो मंदिर क्या है, जातिवाचक है। विद्यालय है, जातिवाचक है। लेकिन अगर हम नाम लेते हैं आपके स्कूल का है, किसी और स्कूल का, शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, या कोई भी भगवान का, जैसे गोरक्षनाथ मंदिर हमने कहा, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जातिवाचक नहीं होगा। और अगर सिर्फ हम मंदिर बोलते हैं तो वह जातिवाचक में आ जाता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर में सभी डॉक्टर आ जाते हैं, देश विदेश के हो या अपने देश के हो, तो ये व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हो जाता है। फिर पंडित शब्द है, तो पंडित कोई भी हो सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से जो शब्द एक ही प्रकार के बहुत से लोगों, बहुत से प्राणियों, बहुत सी वस्तुओं का, स्थानों का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं देखिए, वस्तु, मेज, कुर्सी, पेड़, फूल, पुस्तक आदि, ये क्या हो गया, जातिवाचक। प्राणी जो है, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, शेर, पंछी, सैनिक आदि, क्या हो गए, ये सब प्राणी हैं। मनुष्य यानी सारे मनुष्य उसमें आ गए, स्त्री यानी बहुत सी स्त्रियाँ, सभी स्त्रियाँ उसमें आ गई, घोड़ा यानी सारे घोड़े आ गए। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। शहर, गांव, देश आदि, अभी आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा अलग अलग देशों के नाम लिखे हुए थे, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, जापान है, तो ये सब व्यक्तिवाचक में आए। जबकि हम अगर सिर्फ देश कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। आप किसी एक शहर का नाम लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया गोरखपुर, इलाहाबाद, तो ये सब व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन अगर आप शहर बोलते हैं, मैं शहर गया था, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। किसी भी शहर का नाम उसमें आ सकता है, किसी भी देश का नाम, किसी भी गांव का नाम, अगर गांव शब्द बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद एक संज्ञा है, लेकिन यह जिस रूप से प्रयोग किया जा रहा है, आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो ये जयचंद जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के लिए हो गया। लेकिन बहुत से लोगों के लिए किया जा रहा है, तो यह लालची लोगों के लिए किया जा रहा है, तो उसमें सभी लालची व्यक्ति सम्मिलित हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा बन गई, यानी लालची सभी व्यक्तियों के का प्रतीक बन गया ये जयचंद शब्द। जयचंद देखिए, जयचंद यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ उसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए हुआ है जिनका चरित्र जयचंद के समान है। अतः यह शब्द यहाँ पर उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहाँ जयचंद का व्यक्तिवाचक संज्ञा होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है।
तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाने लगता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ नेताजी नेता वैसे शब्द क्या है, जातिवाचक शब्द है, लेकिन नेताजी जो है किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जहाँ आज़ाद हिंद फौज का नाम आया हमको नेताजी समझ में आ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई नेताजी, जबकि नेता जो है शब्द यह जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का कहीं कहीं व्यक्तिवाचक में भी प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर नेताजी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला है आपका तीसरा संज्ञा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो किसी भाव को प्रकट करता है, जिससे किसी चीज़ का भाव प्रकट होता है। ये कुछ दिखाई देने वाला सिद्ध नहीं होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शहर है, इस तरह का नहीं। जो हम एहसास करते हैं, जो सोचते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता क्या है, एक तरह का विचार है, एक गुण है, तो जो गुण होता है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दो और संज्ञा मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इन्हें अलग मानकर जातिवाचक संज्ञा में ही इनका समावेश कर लेते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये दो संज्ञाएं और होती हैं। कुछ लोग इनको अलग से मानते हैं कि ये दो अलग संज्ञाएं हैं इन तीन के अलावा, व्यक्ति, जाति और भाव के अलावा, और कुछ विद्वान इसको जातिवाचक संज्ञा का ही रूप मान लेते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। तो ये हो गई आपकी अलग से दो संज्ञाएं हैं, लेकिन ये आपकी तीन मेन संज्ञाएं हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा के देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। बुढ़ापा, चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे बूढ़ा शब्द है, एक जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, इसमें पा लगाया गया है प्रत्यय, तो बुढ़ापा, तो ये क्या बन गया है, ये एक भाववाचक संज्ञा बन गया है। मानव शब्द है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगाने के बाद यह मानवता शब्द बन गया है, तो ये भाववाचक बन गया है। और ये दो जो अलग से संज्ञाएं हैं, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, ये अलग से हैं, कहीं इनको जातिवाचक में जो व्यक्तिवाचक में जोड़ दिया जाता है, कहीं इनका अलग से ज्ञान किया जाता है। फिर है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं ये देखिए। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, जो मूल रूप से भाववाचक होती है, जैसे सत्य, क्षमा, सुख, अपनापन, अपमान। ये जो है सत्य है, ये कभी आपको न दिखाई देता है न आपने कभी देखा है, एक भाव है जो सिर्फ हम सोच सकते हैं जिसके बारे में, और एक गुण है ये इंसान का। दूसरा है क्षमा। क्षमा भी एक भाव है, ये कहीं ऐसा नहीं, मैंने कहा, आपने कहा कि उसने मुझे क्षमा कर दिया या मैंने उसे क्षमा कर दिया यानी उसको कुछ दिया नहीं है, एक भाव है, बस आपको अंदर से फीलिंग आई कि चलो उसके प्रति मेरे मन का जो भी कुविचार था, जो दुर्भावना थी, वो ख़त्म हो गई, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो ये माफ़ी शब्द या क्षमा शब्द ये क्या, एक भाव है, ये कुछ दिया या लिया नहीं जाता है, ये सिर्फ सोचा जा सकता है। सुख है, सुख कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको हम महसूस करते हैं। तो भाव क्या है, भाव वही है जो हम महसूस करते हैं, अपनेपन की भावना, जो हमारी भावनाएं हैं वही वास्तव में भाव हैं। तो जो मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जो मूल रूप से भाववाचक होते हैं, वो यही है सत्य, जो सिर्फ भावना हो। उसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय पदों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया बुढ़ापा, मानवता, ये सब संज्ञा शब्द में
प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते गए भाववाचक संज्ञा है। तो वही यहाँ पे देखिए कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय पदों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार के शब्दों में भाववाचक की संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है उसको देखते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के शब्दों में भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार से की जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है देखिए। जैसे बच्चा है, इसका भाववाचक बनेगा बचपन। बंधु है तो बंधुत्व। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। मित्र है तो मित्रता इसका भाववाचक बन गया। जाति है तो जातीयता इसका भाववाचक बन गया। फिर व्यक्ति है तो व्यक्तित्व बन गया। इसी तरह दोस्त है तो दोस्ती भाववाचक संज्ञा बन गई। कवि का कवित्व बन गया। पराधीन, पराधीनता या परतंत्र है तो परतंत्रता। स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता। नेता का नेतृत्व, ये है जो है ये सारी भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं से बनाई गई संज्ञाएं हैं। उसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना हुई है, वैसे यहाँ पे सर्वनाम शब्दों, सर्वनाम यानी जो सबका नाम होता है, सभी के लिए जो प्रयुक्त हो जाए। अभी संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है। सर्वनाम क्या होता है? जो सबके लिए हो। जैसे यह है, वह है, अपना, तुम्हारा, ये सब सर्वनामिक शब्द हैं, ये सबके लिए प्रयोग होते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए। सर्वनाम यानी सबका नाम, वही सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? सर्वनाम शब्द क्या है? देखिए अपना, तो अपने से अपनत्व की भावना पैदा हुई, अपनत्व। तो ये जो भावना है, ये शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। निज, ये भी एक सर्वनाम शब्द है, ये निजत्व भाववाचक संज्ञा में बदल गया। अहम शब्द है, ये अहंकार भाववाचक संज्ञा में बदल गया। फिर पराया का भाववाचक संज्ञा परायापन हो गया। फिर स्व का स्वत्व, मम का ममत्व, ये इस तरह से सर्वनाम शब्दों का भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। फिर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। विशेषण आप सब जानते हैं, विशेषण क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द हैं, उन विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की गई है। जैसे कठोर एक विशेषण है। वहाँ की जलवायु, राजस्थान की जलवायु बहुत कठोर है, मान लीजिए मैंने कहा। तो एक कठोर शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा विशेषण है। एक जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को ये विशेषता बताई गई है कि राजस्थान की जलवायु बड़ी कठोर है, लेकिन यहाँ पे उसको भाववाचक संज्ञा कठोरता में बदल दिया गया है। तो कठोरता किसी भी चीज़ के लिए ये भाव है, ये संज्ञा विशेषण शब्द नहीं रह गया, ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। फिर है सुंदर, तो यहाँ पे उसका सुंदरता भाववाचक हो जाएगा। कुलीन का भाववाचक हो जाएगा कुलीनता। फिर मधुर है शब्द है, मधुर का भाववाचक मधुरता बन जाएगा। बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता। स्वच्छ शब्द है, ये जैसे उसकी गली बहुत ही स्वच्छ है। किसी बच्चे का नाम लीजिए, उसका मोहल्ला बहुत ही स्वच्छ है, तो ये विशेषण है उसके मोहल्ले का या आपके शहर का विशेषण है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता इसका भाववाचक बन गया है। फिर गंदा है, तो गंदा का भाववाचक संज्ञा गंदगी बनेगी। सफल का सफलता भाववाचक संज्ञा होगा। सर्द का सर्दी हो जाएगा। चतुर का चतुरता भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो इस तरह आपने देखा जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना हुई। फिर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना हुई। फिर यहाँ पे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना हुई। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना करना। अव्यय शब्द यानी जिनमें स्थिति, वचन, लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये दूर है, ये दूर एक अविकारी शब्द है, इसमें कभी विकार नहीं हो जाए होगा, तो इसका जब हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी। शीघ्र एक अव्यय शब्द है, तो इसको भी भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो शीघ्रता हो जाएगा। धिक का धिक्कार। समीप का समीपता। तो ये यहाँ अविकारी शब्दों से संज्ञा की रचना की गई है या अविकारी शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है। फिर है
क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। क्रिया शब्द अर्थात धातु रूप जो होते हैं या जो हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, ये सब क्या है? ये सब एक क्रिया है। तो इन शब्दों से कैसे भाववाचक शब्द संज्ञा की रचना होती है उसको देखते हैं। उतरना एक क्रिया है। अब उतार शब्द जो है वो एक भाव हो गया। चुनना ये क्रिया है, किसी चीज़ को चुना जाता है। फिर चुनाव जो हो गया ये भाववाचक क्रिया हो गई। गिरना शब्द है क्रियावाचक, तो ये गिरावट हो गया भाववाचक। बदलना है क्रिया, किसी चीज़ को बदल दिया जाए तो वो क्रिया द्वारा ही बदला जाता है। लेकिन बदलाव, उनके व्यक्तित्व में बहुत ही बदलाव आया, तो ये बदलाव शब्द क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। रुकना का रुकावट हो गया भाववाचक। सिलना एक क्रिया है, तो सिलाई उसका भाव है। डरना एक क्रिया है, डर भाव है। बुनना बुनाई इसका भाववाचक हो जाएगा। दिखना का दिखावा हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। खेलना का खेल। कहना का कहावत। ये क्रिया शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये आपका संज्ञा जो लेसन था कंप्लीट हो गया। संज्ञा आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। बचपन से क्लास फर्स्ट से जब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो संज्ञा वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो संज्ञा आपने पढ़ लिया। आप इंग्लिश में भी नाउन पढ़ते होंगे। हर तरह के जितने प्रकार के मैंने हिंदी में बताए हैं वो सारे प्रकार के नाउन आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, तो आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे ये संज्ञा जो है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। अब एक्सरसाइज इसकी करानी है। एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में या 2 चैप्टर एक साथ कराने के बाद एक साथ एक्सरसाइजेस करा दूंगी। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इसमें सीखा क्या? किसी वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 संज्ञा के भेद हैं। किसी व्यक्ति या स्थान या भाव के पर्टिकुलर नेम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जबकि जिसमें समूह का बोध होता है, किसी वस्तु या स्थान के बहुत से लोगों का बोध होता है, तो वो जातिवाचक होती है। और भाववाचक संज्ञा जो भावना को व्यक्त करे, मूल भावनाओं से कुछ बनते हैं, और कुछ जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा या अन्य शब्दों से बनते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होती है। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमने इस लेसन में सीखा। अभी लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। इसको फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा। और आपको संज्ञा बहुत बार पढ़े होंगे, इसलिए आपको मज़ा भी आया होगा इसको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि जो पढ़ा हुआ हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, तो हमको और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं चैप्टर जो कंप्लीट करती हूँ तो आप नेक्स्ट उसको तो रीड करिए ही करिए, उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है एक बार उसको भी पढ़ लिया करिए। आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ाया जाएगा उसको, या जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। इसको एक बार रीड करिएगा अच्छे से। और उसके अलावा ये जो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इनको रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सारे चैप्टर खास करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। ये सारे चैप्टर रिवीजन अच्छे से करिएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, तो उतना ही अच्छे ढंग से आप भी पढ़ेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया आपका। ये रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आपको पोर्शन भेजा जाएगा स्कूल के द्वारा, तो उसके अनुसार अपना तैयारी करिएगा ये 3 चैप्टर में से। अब ये छठा भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अभी इसको देखने की जितनी ज़रूरत नहीं है जितना आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।